दिनों मैं लाहौर के एक करीब छोटे शहर के दारुल उमान की निगरान थी। जब मेरी मुलाकात इस मुसीबत ज़दा लड़की से हुई थी, वहाँ पर मेरा तो रोज़ ही ऐसी दुखी औरतों और नासमझ लड़कियों से सामना होता था। लेकिन ज़ाहिदा की बात सबसे मुख्तलिफ और अजीब थी कि मैं आज तक उसे अपने दिल से बुला नहीं सकी थी। वो एक खूबसूरत और मैट्रिक पास लड़की थी और बहुत मासूम सी भी। जिस रोज उसे दारुल अमान लाया गया, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके हसीन चेहरे पर बहते खामोश आंसू देखकर मेरा दिल भी तड़प उठा और मैं उससे हमदर्दी करने पर मजबूर हुई। मैंने नरमी से उससे रोने की वजह पूछी तो तब हमारा असूल यही था कि आने वाली औरतों से नरमी से पेश आया जाए और उनके हालात के बारे में पूछा जाए। कभी अगर कोई औरत अपने हालात बताना ना चाहती तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते थे, क्योंकि मना देना हमारा मकसद था। सिर्फ यही हमेशा ज़ाती मामलात में बेजा मुदाखलत करना हमारा तरीक़ाकार हरगज़ नहीं था। वहाँ मैंने 2-3 मरतबा प्यार से पूछा, मगर ज़्यादा खामोश रही तो मैं भी खामोश हो गई और उसे उसका कमरा दिखाया। मैंने कहा, वहाँ तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है, आराम कर लो। अब दोपहर का खाना 2 बजे मिल जाएगा, तुम्हें आराम से, फिर अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चाय भी भेज सकती हूँ। फ़ौरन शायद इससे तुम्हें कोई सुकून और इत्मीनान महसूस होने लगे। ये कहकर जब मैं वापस अपने दफ्तर की तरफ मुड़ी, तब उसके रोने की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। फ़ौरन फिर वो मुसलसल सिसकियाँ लेकर रो रही थी और बहुत गमज़दा लग रही थी। मैं दोबारा उसके पास गई और नरमी से उसे समझाया था कि देखो लड़की, अब खामोश हो जाओ, इतना ज़्यादा रोना अच्छी बात नहीं। अगर यूँ रोती रहोगी तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। यहाँ हर औरत का कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है। जो औरत भी यहाँ आती है वो दुखी और परेशान होती है। अगले रोज़ जब मैं दफ्तर पहुंची तो ज़्यादा पहले से मौजूद थी। यकीनन वो आज पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसकून महसूस हो रही थी। तब शायद रात भर अच्छी नींद लेने से उसका दिल संभला था। कमरा ठंडा था, वहाँ शोर भी बिल्कुल नहीं था, इसलिए सुकून मिला होगा। मैंने अभी दफ्तर के कागजात पूरी तरह नहीं देखे थे कि वो आहिस्ता से चलती हुई मेरे पास आ गई थी। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, ज़्यादा कैसी हो? अब तबीयत बेहतर है? क्या अब रोना धोना ख़त्म हो गया या अभी भी रोओगी? जी हाँ, उसने हल्की सी खुश मिजाजी से जवाब दिया। मुझे यकीन हो गया कि कल मेरा रवैया उसके साथ अच्छा था, तभी वो आज सुबह सुबह खुद ही मेरे पास आ गई थी। मैंने उसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का कहा था। वो नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में आकर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा, चाय पियोगे? तो उसने सवात में सर हिलाया। मैंने फौरन चपरासी को इशारा किया 2 कप चाय लाने का। ज़ाहिदा को चाय बहुत पसंद थी और उसको मूड खुशगवार हो गया। अब वक्त मुनासिब था, मैं उससे तफसील से बात करती, वो सवाल पूछती जो कल मेरे जहन में मौजूद था। मैंने कहा, ज़्यादा अल्लाह ताला हर इंसान का नसीब खुद बनाता है और अपने नसीब को बेहतर बनाने के मौके भी देता है। कल तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? शायद मैं तुम्हारी किसी न किसी तरह मदद कर सकूं। आज वो तलख लहजे में बोली, मैडम, मदद करने का शौक़ सभी को होता है और सभी लोग मदद के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं, मगर हकीकत में कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता। मैंने नरमी से कहा, बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, तुम कुछ तो बताओ। तुम्हारे बताए बगैर मैं कैसे समझ सकती हूँ कि तुम्हारी मदद किस तरह की जा सकती है? आखिरकार फिर शायद उसने मुझ पर एतबार कर लिया था और दिल खोलने लगी थी। अपने अहवाल बताने में अब उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही थी। वो कहने लगी, सईदा बीबी, मेरी ज़िंदगी बचपन से मुश्किलात भरी रही है। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब वालिद फौत हुए, लेकिन आज भी मुझे अब्बू की मोहब्बत शफकत याद आती है। मेरा एक ही भाई था जो 7वीं जमात में पढ़ता था। तब उसी वक्त हम पर यतीमी और अम्मी पर बेवगी मसलत हो गई थी। वो बहुत बुरे दिन थे, ये नहीं याद करके दिल दुखता है। अम्मी जान मेहनत मुशक्कत करके हम दोनों को पाला करती थी। वो चाहती थी कि हम पढ़ लेकर मुआशरे में मुकाम बनाए। हमारा कोई ऐसा हमदर्द रिश्तेदार मौजूद नहीं था जो सहारा बनता। जो कुछ भी करना था वो अम्मी ने अकेले ही करना था। रोजी रोटी का बंदोबस्त भी करना था और हमें पढ़ाना भी था। बिलाखिर मुसलसल सख्त मुशक्कत की वजह से अम्मी बीमार रहने लगी थी। वो सिलाई मशीन पर कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी। अक्सर उसके अलावा वो बड़ियां बनाकर दुकानदारों को बेचा करती थी और आम के मौसम में अचार बनाकर आर्डर पर सप्लाई करती। जिस बेटे की तालीम के लिए वो इतनी मशक्कत कर रही थी, अफसोस कि उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भाई वाहिद हमारा सहारा था और अम्मी को उससे उम्मीदें थी, लेकिन उसने 9वीं जमात में ही पढ़ाई छोड़ दी अचानक और यूं अम्मी की सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया था। उसकी दोस्ती मोहल्ले के एक आवारा लड़के कालू से हो गई थी, जो उम्र में उसे तकरीबन 10-12 साल बड़ा था। भाई का नाम काशिफ था और कालू से दोस्ती होते हुए उसने स्कूल छोड़ दिया और फिर घर से गायब रहने लगा। अक्सर मुझे भी भाई की ऐसे रवैये से बहुत दुख पहुंचा था। तब इसलिए मैंने अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी थी, क्योंकि अब मुझे ही घर के लिए कुछ न कुछ करना था। काशिफ अक्सर कई कई दिन तक घर से गायब रहता और अम्मी जान हर वक्त उसकी फिक्र में घुलती रहती। बहुत मैं लाख इन्हें तसल्लियाँ देती, मगर माँ का दिल मुतमईन न होता। इन हालात में जब मैंने मैट्रिक पास किया तो आखिरकार मैंने वालदा से इसरार करके कॉलेज में दाखिला ले लिया था। हालांकि हमारी आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया मौजूद नहीं था उस वक्त भी, मगर मैं उस उम्मीद के साथ कॉलेज जाया करती थी रोज़ाना कि अगर ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लूँगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर
और मैं अपनी अम्मी का अच्छा इलाज भी करवा सकूंगी। सुबह कॉलेज जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मैंने अपने हालात कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बताए थे, तब उन्होंने मेरी फीस माफ़ करवा दी और एक मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी अम्मी शामी कबाब बना सकती हैं तो मैं कॉलेज की कैंटीन में उनकी सप्लाई लगा सकती हूँ। फिर यूँ अम्मी कॉलेज की कैंटीन के लिए कबाब बनाने लगी थी, जिससे काफ़ी आमदनी हो जाती थी और गुजारा आसान होने लगा था। हम माँ बेटी इतनी मुश्किलातों परेशानियों में घिरी हुई थी, मगर काशिफ को हमारी किसी तकलीफ या परेशानी की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो हफ्तों हफ्तों घर से गायब रहने लगा था। इन दिनों भी जब कभी घर आता तो खामोशी से खाना खाकर सो जाता था। जब बेदार होता तो नहा धोकर दोबारा बाहर चला जाता। कभी कभी उसके दोस्त दरवाजे पर आकर उसे बुला लेते थे और वो बगैर कुछ बताए फौरन उनके साथ निकल जाता था। अब उसके होने या न होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझसे तो बात तक नहीं करता था कभी भी। अब जैसे उसकी अपनी कोई अलग दुनिया और अलग मसरूफियात थी। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, हमें कुछ मालूम नहीं था। हम उन्हें किसी से पूछ सकते थे, ना कोई बताता था, क्योंकि मोहल्ले के सब लड़के कालू और उसके साथियों से डरते थे। इन्हीं दिनों में एफए के दूसरे साल में थी, जब एक रोज़ हमारे घर पर अचानक पुलिस का छापा पड़ गया था। काशिफ 15 दिन बाद घर आया था और उसके आते ही पुलिस वाले ही पहुंच गए थे फौरन हमारे घर में। तब अभी अम्मी जान अपनी बेटे से दो बातें भी न कर सकी थी कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। जब हमने पूछा कि भाई ने आखिर कौन सा जुर्म किया है, तो पुलिस वालों ने हमें कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा। एक पूरा हफ्ता गुजर गया मगर भाई के बारे में खबर न मिली। आखिरकार ममता से मजबूर होकर अम्मी पड़ोस में चली गई। तब अंकल अशरफ से मन्नत समाजिद करके मदद मांगने लगी। उन्होंने कहा, भाई साहब खुदा के लिए मेरे बेटे का पता करा दे, मुझे नहीं मालूम वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं। अम्मी की कलाई में सोने की सिर्फ 2 चूड़ियाँ बाकी थी, जो शायद उन्होंने किसी बहुत बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी, और अब उससे बुरा वक्त शायद हमारी जिंदगी में नहीं था। उन्होंने वो चूड़ियाँ उतार कर अंकल अशरफ को दे दी थी और रोते हुए बोली, भाई साहब मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, खुदा के लिए मेरे बेटे की मदद करें। आप बहुत मेहनत समाजिद के बाद वो शख्स हमारी मदद पर राजी हुआ। अगले दिन वापस आकर उसने हमें बताया था कि वो बोला, जी आपका बेटा इस वक्त जेल में है, क्योंकि उसका ताल्लुक ऐसे लड़कों से था जो गलत काम करते हैं। उसी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। अभी हमारा ये पड़ोसी हमारे लिए एक अच्छा मददगार साबित हुआ था। तब उसने मेरे भाई के लिए वकील का इंतजाम भी कर दिया था और जमानत कराने में भी हर वक्त हमारी मदद की थी। उस वक्त भी वो कहने लगा, बहन जी आप बेवा और तनहा भी हैं, मैं जानता हूँ उस वक्त आपका कोई सहारा मौजूद नहीं, इसलिए मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कर रहा हूँ। अम्मी ने उसे बहुत दुआएं दी, उसने दिल खोल कर हमारी मदद की, अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मेरा भाई आखिरकार जमानत पर रहा हो गया था। उस पर पुलिस ने कुछ तशद्दुद ज़रूर किया था जेल के अंदर, मगर हालात इतने भी ख़राब नहीं थे जितने हम सोच रहे थे। भाई के जिस्म पर नील थी और अम्मी बहुत रो रही थी। वो बार बार अपनी बेटी की पेशानी चूमती और दुआएं देती थी। अब काशिफ को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। शायद उसने अम्मी से माफ़ी मांगी और रोते हुए वायदा किया था कि अम्मी जान दुआ करें मैं इस केस से बच जाऊँ, बस मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी बुरे लोगों के साथ नहीं रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली। आखिरकार अब क्योंकि बुरे लोगों के साथ बुरा इंसान बनकर जीने से बेहतर यही है कि आदमी इज्जत के साथ मर जाए दुनिया में। फिर मैंने आपकी खातिर और अपनी बहन की खातिर हमेशा के लिए हर बुरे काम से सच्ची तौबा कर ली है। अब हमेशा मेरे भाई ने चूंकि दिल से सच्ची तौबा की हुई थी, इसलिए उसने पुलिस को उन लोगों के नाम और ठिकाने बता दिए थे। पुलिस ने वहां छापा मारकर कई खतरनाक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अम्मी जान ने काशिफ को कसम दी थी कि आइंदा कभी भी वो इन लोगों से राब्ता नहीं रखेगा जिनकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। आखिरकार जेल में रहकर काशिफ को ये यकीन हो चुका था कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। काशिफ को पहली बार हमारी फिक्र लाख हुई थी, लेकिन एक खौफ भी दिल में था कि अगर वो लोग बच निकले तो जरूर उसे दोबारा घेर लेंगे और जान लेने पर तुल जाएंगे, क्योंकि उसकी फराहम करदा मालूमात की वजह से पुलिस उन तक पहुंच पाई थी और गुंडा ना से इंतकाम लेना भी नहीं भूलते। एक माह काशिफ कहीं नहीं गया, खुद को घर में कैद कर लिया और एक रोज दोपहर दस्तक हुई। एक शख्स उसे बुलाने आया। उसने कहा, काशिफ तुम गद्दार निकले हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी ने अजनबी की धमकी सुन ली। वो बेटे को घर से निकलने नहीं देती थी। सौदा सलफ तो हम पहले खुद ही लाते थे। एक दिन मेरे रिश्ते के लिए कुछ औरतें आईं, अम्मी उनके पास बैठी थी। इन औरतों के सामने मैं भी घर से निकलकर बेकरी तक ना जा सकती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि जवान बेटा घर में बैठा और लड़की खुद चीजें लेने घर से बाहर जा रही है। तभी अम्मी को परेशान देखकर काशिफ ने कहा, अम्मी जान कब तक आप मुझे घर में कैद रखेंगी, बिल आखिर बाहर जाना है, लाइए जो अशिया लानी है मैं ला देता हूँ। वालदा ने उसे रकम दी और कहा कि चौक में जो बिक्री है वहाँ से केक, बिस्कुट और मिल्क पैक वगैरह ले आओ।
काशिफ नोट मुट्ठी में दबाए बाहर निकला। काशिफ का इस दिन घर से निकलना बस गज़ब हो गया। वो मेहमान नवाजी की खातिर ये शाह एक थैले में ला रहा था कि घर की तरफ आते हुए अचानक उस पर गोलियों की बुछाड़ हो गई और मेरा जवान साल भाई वहीं गिर कर ढेर हो गया। वो ना लौटा तो अम्मी को तशवीश हुई। खवातीन भी वालदा को परेशान देखकर उठ खड़ी हुई, बोली बहन आप परेशान ना हो, हम चाय वगैरह फिर किसी वक्त पी लेंगे, अब देर हो रही है। वो चलेंगे। आधा घंटा गुजरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन है। जवाब मिला हम आपके घर के सामने रहते हैं, आपका बेटा चौक के करीब बेहोश पड़ा है। ये सुनना था कि वालदा बयान करने लगी। चादर पर्दे का होश जाता रहा, घर से निकल गई चौक की तरफ जहाँ मजमा नजर आया और उधर रो रुक कर लिया। काशिफ जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसे कुछ लोगों ने सीधा किया, तब मोहल्ले वालों ने पहचाना, मगर किसी ने अस्पताल ले जाने की जरूरत ना की। अलबत्ता पुलिस को फोन कर दिया। जरा देर में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा और फिर वो मेरे भाई को उठा कर ले गए। मालूम हुआ कि हमले के बाद कुछ देर तक जिंदा रहा था, मगर किसी ने अस्पताल ले जाने की हिम्मत ना की। खून बह गया था और फिर मौत वाक़या हो गई। हर कोई डरता था कि पुलिस का मामला है, दूर ही रहना चाहिए। मेरे भाई की जान चलेगी। माँ ये सदमा न सह सकी और एक हफ्ते बाद ही अपने बेटे के पास चली गई। चंद दिन हमसाया खवातीन साथ रहीं। कभी एक पड़ोसन आ जाती, कभी दूसरी। एक माह सब ने बारी बारी ड्यूटी दी और मुझे तनहा ना छोड़ा। आखिरकार पड़ोसी थक के कब तक साथ निभाते, उनको अपने भी तो काम थे। जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक लड़का जो 4th ईयर का तालिब इल्म था मुझ में दिलचस्पी लेता था। कहता था ज़्यादा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर मेरा इंतज़ार करोगी तो तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता, अभी मुझे तालीम मुकम्मल करनी है और बरसरे रोज़गार होना है। अब उस जहान में बस वही मेरी आखिरी उम्मीद था। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था। मैंने उसे फ़ोन किया और अपनी सारी आप बीती सुनाई। जब मेरे भाई के बारे में तफसील सुनी तो कहा माफ़ करना ज़्यादा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस घर के फ़र्द का तल्लुक एक ऐसे गुरोह से रहा हो जो बुरे कामों के नतीजे में कत्ल भी कर दिया गया हो, मैं उस घराने की लड़की से शादी कैसे करूँगा। मेरे घर वाले भी राज़ी नहीं होंगे। अपने ख्वाबों के शहजादे के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे कान बहरे होने लगे और दिल में धमाका सा हुआ, जैसे अभी बंद हो जाएगा। पहला सदमा कम न था, अब मैं वाकई बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। हमारा मकान भी किराए का था। इतनी परेशान थी कि ट्यूशन भी ना पढ़ा सकती थी। खाना पड़ोसी दे जाते थे, किराया कहाँ से देती। मकान मालिक मुझ पर गंदी नज़र रखने लगा। उसे बचने के लिए कुछ सामान मैंने किराए के गोदाम में रख दिया और थोड़ा सा ज़रूरत का कपड़ा वगैरह बैग में भर कर पड़ोस में रुका दिया और वो मकान छोड़ दिया। पड़ोसी भी मुझे रखने पर आमादा न थी। तभी अपनी एक क्लास फेलो रुकैया के घर गई। उसने वालिदैन से इस्तदा की कि वो मुझे अपने घर पना देती। उन्होंने ऐसा करना मुनासिब न जाना। रुकैया के मामू एक सरकारी इदारे में अफसर थे। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि जब तक इस बच्ची का मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता इसे दारुल अमान भिजवा देते हैं। मैंने कभी दारुल अमान देखा न था, सिर्फ सुना था कि ये बेआसरा औरतों की पनाहगाह है। तरह तरह की बातें भी सुनी थी, लेकिन यहाँ आकर जब आपसे मिली तो खौफ दूर हो गया। अब साबित हो गया है कि जो सुना था ये जगह वैसी नहीं है, बल्कि आप जैसे निगरान के ज़ेरे साया हम जैसी बेसहारा लड़कियों के लिए महफूज जगह है। मैंने कहा ज़्यादा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनके दाम से नेकी का भरम कायम है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगी कि कोई पुरस्कून घर, अच्छा जीवन साथी और इज्जत की ज़िंदगी मिले। मैं रोज़ हजादा से बात करती, तसल्ली देती और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का वादा करती। वो मुझ पर मुकम्मल एतबार करने लगे। तभी मुझे देखकर उसकी मायूस आंखें जगमगा उठती थीं। शायद मैं उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक दिन मेरा भाई मुझे लेने आया। वो दारुल उमान के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने फाइलें समेटी और बाहर निकली। मालूम ना था कि ज़ाहदा अपने कमरे की खिड़की से मुझे जाते देख रही है। शायद उसने गाड़ी में बैठे मेरे भाई शहराज को भी देख लिया था और भाई ने भी उसे देखकर पहचान लिया था। रास्ते में शहराज भाई ने पूछा, क्या तुम्हारे दारुल उमान में कोई ज़ाहदा नामी लड़की है? हाँ भाई जान, मगर आप यूँ क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे पसंद भी थी, लेकिन इसका भाई एक ऐसे गुरों का करिंदा था जिनके साथ नाम जोड़ना कोई अच्छा ना था। तो मैंने उस लड़की को अपनाने का ख्याल दिल से निकाल दिया है। समझ गई भैया, जाहद का भाई कत्ल हुआ है। तभी आपने इरादा बदला था। हाँ क्या तुम जानती हो? जी भाईजान जानती हूँ, मुझे जाहदा ने
हर बात बता दी है। वो आज भी आपको नहीं भूली, लेकिन मुझे उसने आपका नाम नहीं बताया था भैया। उस वक्त उसको सहारे की जरूरत थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। आपने भी अभी तक शादी नहीं की, आप उसको भी पसंद करते थे। अब बरसरे रोजगार है, क्यों ना हम उस बेसहारा लड़के का सहारा बन जाए। कैसी बातें करते हो, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? अम्मी अब्बू ये नहीं मानेंगे। वो बहू दारुल मान से उठाकर लाए। मैं किसी भी तरह ज़ाहदा की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती थी। मैंने अम्मी अब्बू से बात की तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि ख़ानदान वालों को जब पता चलेगा तो बहुत बातें करेंगे। भाई अब वे ज़ाहदा को पसंद तो करते थे, मगर शादी नहीं करना चाहते थे। इन्हें दिनों मेरा रिश्ता आ गया, मंगनी हो गई, शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत परेशान थी ज़ाहदा के लिए। एक दिन मैं, भाई और अम्मी अबू सब इकट्ठे बैठे थे। मैंने उनके सामने अपनी एक फरमाइश रख दी कि जब तक भाई की शादी ज़ाहदा से नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मी अबू किसी भी सूरत मानने को तैयार न थे। फिर मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और सब इस रिश्ते के लिए खुशी से मान गए। क्योंकि मैंने शादी के बाद मुल्क से बाहर चले जाना था और मुझे दुख ही नहीं दे सकते थे। और मुझे भी यकीन था कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मेरे वालिदैन और भाई बहुत ही अच्छी और नरम दिल के थे। बस वो इनकार इसी वजह से कर रहे थे कि ज़ाहदा का कोई स्टेटस बाकी न रहा था। मैंने जब ज़ाहदा को बताया कि जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वो मेरा भाई है, अब तुम्हारी शादी इसी से होगी, तो उसकी तो खुशी की इंतहा ना रही। खुशी के मारे उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे अम्मी अबू उसे अपने घर ले आए। हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी। मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। मेरे ससुर की यही शर्त थी कि बहू नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उनका बेटा अमेरिकी शहरी था। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, अमेरिका में रहायश है। अपने शोहर और बच्चों के साथ खुश हूँ। अम्मी और अब्बू वफात पा चुके हैं। भाई और ज़ाहदा भी बहुत खुश हैं, 4 बच्चे हैं उनके। आज वो मुझसे मिलने अमेरिका आए हुए हैं।